नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टोरी टेलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं सिंहासन बत्तीसी की 10वीं पुतली की कहानी। 10वें दिन राजा भोज अत्यधिक उतावलेपन के साथ सिंहासन बत्तीसी पर बैठने के लिए उसकी ओर बढ़े। तब प्रभावती नाम की 10वीं पुतली ने उन्हें रोका और महाराजा विक्रमादित्य से संबंधित एक और कथा सुनाई, जो आज हम अपने इस वीडियो में सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। सिंहासन बत्तीसी की 10वीं पुतली प्रभावती राजा भोज को कथा सुनाते हुए कहती है कि एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी में फंदा बना था। उस फंदे में अपना सिर डालकर वह युवक झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला और उसे डांटा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप और कायरता है बल्कि अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रौबीली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसकी गर्दन सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है और वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा था। जीविकोपार्जन अर्थात जीवन यापन करने के लिए धन अर्जित करना। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। इस पर उस युवक ने कहा कि वह कलिंग का रहने वाला है और उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक अत्यंत सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उससे उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। प्रणय निवेदन अर्थात शादी का निवेदन। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में यही लिखा है। दरअसल वह एक अभागी राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसके पिता ही उसे कभी नहीं देख सकते। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में उसे भेज दिया और उसका लालन पालन उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को
खौलते तेल के कड़ाहे में कूदकर जिंदा निकल कर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास स्थान था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाहे के तेल में कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट गया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई है। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अब प्राणों का अंत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगिनी बना ले। लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह होता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने मां काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए और कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहां राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां भी थीं। इसके बाद राजा भोज की ओर अपनी दृष्टि डालते हुए प्रभावती ने आगे कहा कि तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। तो महाराजा विक्रमादित्य ने तपस्वी से पूछा, जो इस शर्त को पूरा करेगा, क्या वह किसी अन्य के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है या नहीं? इस पर तपस्वी ने कहा कि बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। वह अपने लिए हाथ मांग रहा है या किसी अन्य के लिए, यह बात मायने नहीं रखती है। उसने राजा को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इस राजकुमारी को अविवाहित ही रहना पड़ेगा। जब विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के हेतु कड़ाहे में कूदने को तैयार हैं, तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। वे बात ही कर रहे थे कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी। अगर युवकों ने खौलते कड़ाहे में कूदकर प्राण गंवाए तो कोई गलत काम नहीं किया। विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाहे भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो मां काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भुनकर स्वाहा हो गया। मां काली को उन पर दया आ गई और उन्होंने बेतालों को
विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद प्रभावती ने पुनः राजा भोज से प्रश्न किया, हे राजन, यदि आप महाराजा विक्रमादित्य के स्थान पर होते तो वसु जैसे एक अनजान युवक के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते? प्रभावती का ये प्रश्न सुनकर राजा भोज निशब्द रह गए और एक बार पुनः सिंहासन 32 पर नहीं बैठ पाए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म होती है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक शासक को अत्यंत ही उदार हृदय वाला होना चाहिए, जो अपनी प्रजा की हर मुश्किल को अनुभव कर सके और साथ ही हर परिस्थिति में उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। और इसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि आत्महत्या एक दंडनीय अपराध है, जो ना हमें खुद करना चाहिए और ना ही किसी और को करने देना चाहिए। और अब बारी है चाणक्य नीति के एक सूत्र की। जो व्यक्ति दुराचारी, बुरी दृष्टि वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्यों के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के इस सूत्र को जरूर ध्यान में रखिएगा और साथ ही सुनते रहिएगा मेरे साथ मेरी इंटरेस्टिंग ऑडियो टेल्स। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंहासन 32 की एक और कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।